नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्डों को भंग करने और साथ ही छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में एक बार फिर से नामित करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन रणनीतिक छावनियां नहीं है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। छावनी बोर्ड के विघटन और इन शहरों में नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिकाओं, जिला प्रशासन में स्थानांतरित करने से यहां की स्थानीय जनता को लाभ होगा। साथ ही शहर की पर्यटन क्षमता को भी अनलॉक करने में मदद मिलेगी। कल मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से भेंट करी थी और पिथौरागढ़ हमारा सीमांत क्षेत्र है। वहाँ पर जो हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, वो हवाई पट्टी का विस्तार हो और उसके लिए डिफेंस को पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा देने का हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला किया था। उसी के संबंध में कि जल्दी से जल्दी जो है उस हवाई पट्टी को एयरफोर्स ले ले, डिफेंस ले ले और उस पर काम करे। इसी प्रकार से जोशीमठ और धारचूला दो स्थानों पर सेना के हेलीपैड हैं। उन हेलीपैडों का संचालन सेना करती है, लेकिन समय समय पर राज्य को भी बहुत सारे ऑपरेशन करने होते हैं, बहुत सारी जगह पर आपात सेवाओं पर भी जाना होता है, तो उसकी अनुमति राज्य को भी बराबर रूप से दे दी जाए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी अभियान बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पहले बीजेपी ने इस अभियान को पूरा करने का समय 30 जून रखा था, लेकिन अब इस अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभियान को अब 5 जुलाई तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है और 5 तारीख हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के पीछे तो विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा चल रही है। इसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ कोई घर में छूटे, जिससे हमने कार्यक्रम तय किया। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तरांचल में हमारे कार्यक्रम में उत्साह दिखाया। उसका परिणाम था कि हमारी महिला मोर्चे की चमोली जिले की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हुआ है। हेमंत द्विवेदी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इन 9 सालों में उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया गया है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण हुआ है। अपने आप में यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। कि विकास की किरण जब तक उस तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो नई शिक्षा नीति को लागू किया है पूरे देश के अंदर, और उत्तराखंड राज्य के अंदर तो सबसे पहले वो शिक्षा नीति लागू हुई है। बहुत सारे कार्य, सड़कों का निर्माण का कार्य हो, चाहे जिसको हमने सपने में भी नहीं सोचा था कभी कि पहाड़ में रेल जाएगी, आज वो कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 2024 तक जो है कि रेल जो है कि पहाड़ के अंदर जाएगी। कुंवारी की शंभू नदी में एक बार फिर झील बनने लगी है, जिससे कुंवारी गांव के लोग फिर सहम गए हैं।
एक साल पहले कुबारी गांव की तलहटी में बहने वाली शंभू नदी में झील बनने की बात सामने आई थी। तब प्रशासन ने आनन फानन में एक टीम बनवाकर शंभू नदी में भेजी और तत्काल नदी का मुआयना खोलकर यहां से पानी की निकासी करवाई गई थी। कुंवारी गांव से लगातार हो रहे भू कटाव से एक बार फिर शंभू नदी में झील बन रही है। ग्रामीणों के मुताबिक इस बार झील का आकार पहले की तुलना में काफी बड़ा हुआ है। मानसून के इस सीजन में झील का लगातार बढ़ना एक चिंता का विषय है। तो वो झील बढ़ती जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहां के आसपास करीब वो झील पहुंचने वाली है और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा। जहां पर पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क जो हमारी अभी बन रही है, तो उसमें उस झील का काम तत्काल रूप से अगर कर दिया जाए या पूरे एक टेक्निकल हिसाब से उसको पीछे ब्लॉक करके उसको दीवारें लगा दी जाए, फिर वो जो मलबा है ऊपर से रोक दिया जाए ताकि वो झील में डैम्प न हो और वो पीछे को पानी न भरे। अब खबर टनकपुर से है, जहां सूखीरंग क्षेत्र के ग्राम धुरा की निवासी महिला चंद्रवती देवी को क्षेत्र में सक्रिय गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि महिला गांव की ही अन्य 2 महिलाओं के साथ गल से जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। इस बीच गुलदार ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें खींचकर जंगल में ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद हमले की जगह से काफी दूर महिला का शव बरामद किया है। घटना से इलाके में गुस्से का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने बहुत पहले वन विभाग को गुलदार की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेडीज घास में और अचानक ही गुलदार आया, उसने अचानक ही झपट्टा मार दिया और बिल्कुल ऐसे धड़ से सर अलग कर रखा था। और जब हम गए तो ऊपर हमने देखा कि जहाँ पर उसने पकड़ा होगा वहाँ पर कुछ खून के निशान देखे और सिर का कपड़ा था, उसके नीचे धोती छूटी हुई थी। उसी हिसाब से हम गए तो नीचे बहुत नीचे, कम से कम 100 मीटर नीचे ले गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित किया जा रहा है। यह सैन्य धाम देहरादून के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के अलग अलग राज्यों से पवित्र जल देहरादून पहुंच गया है। देहरादून के घंटाघर में जल संग्रहण यात्रा का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। आपको बता दें कि आज से अमर जवान ज्योति का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश की 16 नदियों का पवित्र जल सैन्य धाम में निर्मित होने वाले अमर जवान ज्योति की आधारशिला पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी को धन्यवाद दिया है और कहा है कि यह प्रोजेक्ट सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोकप्रिय नेता और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का और लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने 5वां धाम स्थापित करने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी वो आज पूरा हुआ। और इसी परिकल्पना के साथ जिस तरह से उत्तराखंड के पवित्र नदियों से जल एकत्रित करते हुए और शहीदों के आंगन की माटी को ला करके एक नया स्वरूप देने का काम किया और हमारा 5वां धाम सैनिक धाम स्थापित होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जिनकी ये परिकल्पना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का जिन्होंने मुझे सैनिक कल्याण मंत्रालय सौंपा और इसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। पिछले कार्यकाल में हम 1734 शहीद परिवारों के घर जाकर उनके आंगन की पवित्र मिट्टी को लेकर हम यहाँ पर आए थे। कल उस पवित्र माटी से अमर जवान ज्योति जो दिन रात शहीदों के सम्मान में जलती है उसका प्रतिस्थापन वहां पर किया जाएगा। और वहीं हमने
उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल आज लेकर इस उत्साह के साथ हमारे सैनिक कल्याण के लोग, हमारे कार्यकर्ता, और कल मैं टीवी में देख रहा था जब अल्मोड़ा में जब हरिद्वार से जल आ रहा था तो सरकार का जन सैलाब वहां पर था। इस बात का प्रतीक है कि शहीदों के सम्मान में चाहे दिल्ली की सरकार, मोदी जी की सरकार हो, देवभूमि के साथ सैन्य भूमि और सैनिकों के सम्मान में हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी द्वारा जो सैन्य धाम, खासतौर पर प्रधानमंत्री का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका मन में भाव था उत्तराखंड के अंदर 5वां धाम स्थापित होना चाहिए और सैन्य धाम के रूप में वो धाम आज हमारे मध्य में है। शहीद परिवारों के घर के आंगन की माटी और आज उत्तराखंड की सभी नदियों से आया हुआ पवित्र जल, उन सब के माध्यम से कल विधिवत रूप से सूर्य ज्योति वहां पर स्थापित होगी। और मैं बधाई देता हूं अपने समाज कल्याण मंत्री जी को और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर पूरे प्रदेश के ऐसे अनेकों हमारे कार्यकर्ताओं ने इस सारे अभियान में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंद्रह बटालियन एनडीआरएफ ने ट्रायथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने बताया है कि ट्रायथलॉन प्रतियोगिताएं गुलरभोज और जलाशय से शुरू की गई हैं। इसमें 1.9 किलोमीटर की तैराकी प्रतियोगिता के तुरंत बाद वहीं खिलाड़ी 90 किलोमीटर की साइकिलिंग करेंगे और साथ ही 21 किलोमीटर की दौड़ के साथ प्रतियोगिता पूरी होगी। और जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर के एनडीआरएफ गेम और राष्ट्रीय टीम के लिए भी चुना जाएगा। देखिए, जैसा आपको विदित है, ये एनडीआरएफ के उत्तरी जोन की जो है आयरन मैन कंपटीशन प्रतियोगिता है। ये ट्रायथलन कहलाती है प्रतियोगिता। तो इसमें 4 वाहिनियां उत्तरी जोन में आती हैं। उनके सभी खिलाड़ी जो है इसमें सोलो और मेडले 2 तरह की इवेंट्स आयोजित की जाएंगी। आज सोलो इवेंट का आयोजन किया जा रहा है और कल जो है इस पे मेडले इवेंट का आयोजन किया जाएगा। ट्रायथलॉन, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रायथलॉन में 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। इसमें सबसे पहले स्विमिंग 1.9 किलोमीटर, उसके बाद साइकिलिंग होती है 90 किलोमीटर और उसके पश्चात में जो है 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ होती है। आगे किस तरह की तैयारियां हैं? अब खबर हरिद्वार से है, जहां रासना पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद ने हरिद्वार पहुंचकर अपने खून से कई पत्र लिखे और कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पॉप को ये खून से लिखे पत्र भेजे जाएंगे। साथ ही आरोप लगाया कि लगातार भारत में जिहाद बढ़ता जा रहा है और इसके जिम्मेदार सिर्फ हिंदू धर्मगुरु हैं, जिन्होंने आज तक इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। भारत के बाद अब रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी इस्लामिक जिहाद की शुरुआत हो गई है। पूरी दुनिया में ये जिहाद ना फैले, इसलिए वो रूस के राष्ट्रपति और ईसाइयों के धर्मगुरु पॉप को खून से पत्र लिखकर भेजेंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि वो अभी से इस पर ध्यान देना शुरू कर दें। धर्मगुरु पोप को एक पत्र लिख रहे हैं और एक पत्र हम जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को लिख रहे हैं। पोप को हम ये बताना चाहते हैं कि जो गलती हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने की है, ईसाई के धर्मगुरु वो गलतियां ना करें। हम पिछले 1300 सालों से इस्लाम के जिहाद के सबसे बड़े शिकार हैं। मैं ईसाइयों के धर्मगुरुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गलतियां हमारे लोगों ने की, हमारे धर्मगुरुओं ने की, हमारे नेताओं ने की, अब वो इन गलतियों को ना दोहराएं। जो भारत में हो रहा था अब यूरोप में भी होने लगा है, अमेरिका में भी होने लगा है और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड सब जगह होने लगा है। धीरे धीरे उनकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। हमारे पास वापस जाने के रास्ते बहुत कम हैं, लेकिन वो अभी अपना बचाव कर सकते हैं। तो मैं ईसाइयों के धर्मगुरुओं से, यहूदियों के धर्मगुरुओं से यही कहना चाहता हूं कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए कार्य शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि इस्लाम का जिहाद सारी। हरिद्वार में शुरू हो रहे कांवड़ मेले को देखते हुए रेलवे स्टेशन के सभागार में जीआरपी, आरपीएफ और एटीएस के पुलिसकर्मियों की मीटिंग
ली गई। इस दौरान एसपी रेलवे ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान लापरवाही न बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ियों के साथ विनम्र व्यवहार रखते हुए सुगम और सुरक्षित महसूस कराया जाए। साथ ही कांवड़ मेले के दौरान सोशल मीडिया और साथ ही अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से हर स्टेशन पर 120 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ के डीएससी साहब और बाकी आरपीएफ के ऑफिसर्स और जीआरपी के ऑफिसर्स इनके साथ में मिलकर आज आरपीएफ और जीआरपी तथा एटीएस का भी हमारा एक टीम है, दस्ता है, तो उनके सबके साथ में मिलकर एक ब्रीफिंग हमने आज कराई है, जिसमें जीआरपी का पुलिस अरेंजमेंट के बारे में और आरपीएफ के पुलिस अरेंजमेंट के बारे में और जो भी हमारे डायरेक्शंस जो हमें सुपीरियर्स ने गत बैठकों में दिए गए वो सभी हमने हमारी फोर्स को दिए गए। इसमें जीआरपी का जो एरिया है इसको 3 जोन्स में बांटा गया है, हरिद्वार, ऋषिकेश और लक्सर, और 3 जोन्स को फर्दर 6 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें हर सेक्टर में सेक्टर अधिकारी तैनात रहेगा। इसमें एक एटीएस का दस्ता भी हरिद्वार स्टेशन पे मौजूद रहेगा और आरपीएफ के द्वारा भी काफी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। रैपिड एक्शन टीम्स मौजूद रहेगी और इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। टोटल कितना फोर्स लगाया गया, चूंकि हरिद्वार आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर वाजपुर रोड स्थित आइडियल सभागार में काशीपुर में यूपी और साथ ही उत्तराखंड पुलिस विभाग की अंतर्राज्यीय एवं समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान और मुरादाबाद के एसपी ट्रैफिक के साथ साथ दोनों ही जिलों के अन्य पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग कर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल और साथ ही कांवड़ यात्रा से जुड़ी जानकारियां साझा की। साथ ही आपको बता दें कि इस साल की कांवड़ यात्रा आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगा जल भरने जाने वाले और वापस अपने गंतव्य स्थानों को जाने वाले कांवड़ियों के आवागमन के चलते ट्रैफिक व्यवस्था आदि के दृष्टिगत काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित आईजीएल फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में आज एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान और साथ ही मुरादाबाद जिले के एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान दोनों ही तरफ से पुलिस अधिकारियों ने मीटिंग में शिरकत की और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल और कांवड़ यात्रा से जुड़ी जानकारियां साझा की। देखिए, ये एक समन्वय बैठक है। कांवड़ कराने वाले पुलिस नहीं होते, कांवड़ गंगा मैया कराते हैं, शिव जी के आशीर्वाद से कराते हैं। परंतु एक हमेशा से तरह जो है वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, क्योंकि चीजें सेट है, एसओपी सेट है। मुख्यालय लेवल पे उत्तराखंड और यूपी लेवल के दोनों डीजीपीस ने एक समन्वय बैठक लेके वहां पर चीजें ऑलरेडी सेट हो चुका है कि कहाँ ट्रैफिक डायवर्जन होना है, कब से कब तक रहना है। हमारा आज का ये जो एजेंडा बिंदु था, जिसमें अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय बैठक हमने लिया है, उसमें जो ग्राउंड लेवल में जो काम करने वाले कटिंग एज ऑफिसर्स बोलते हैं, जो रह के ग्राउंड पे एक्चुअल में काम करते हैं। अभी आपको एसएसपी उधम सिंह साहब ने बताया है कि ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, हम लोग आपस में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसी के संबंध में आज सब लोग बैठे थे और आज इस मीटिंग में हम लोग द्वारा तय किया गया कहाँ कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी को लेकर प्रदेश के पौड़ी में आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए तमाम दावे लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई आपदा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर मानसून सीजन में तो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से तमाम दावे किए गए, मगर जैसे जैसे समय बीता ये सभी दावे खोखले नजर आए। पौड़ी से सटे बैगवाड़ी गांव में 2021 मई महीने में आपदा ने अपनी दस्तक दी। आपदा के दौरान गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग, पेयजल लाइन और ग्रामीणों के पशुओं के रहने का आवास भी आपदा से जमींदोज हो गया। लेकिन 2 दिन
2 साल पहले आई इस आपदा के बाद भी पैदल मार्ग के हालात वही हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल 2030 मई को 2021 में यहाँ बादल फटा था और काफ़ी नुकसान यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको हुआ था। हमारी एक गौशाला तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी और एक गौशाला उसमें भी काफ़ी पत्थर वगैरह आ गए थे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है या जो हमारा पुराना रास्ता था वो रास्ता भी क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि एक लड़का भी है हमारा जो विकलांग है और बेरोजगारी के कारण वो अपनी दुकान वहाँ पे चलाता है, तो उसको भी आने जाने में छोटे छोटे बच्चे हैं। स्कूल का रास्ता है वो हमारा पुराना, जैसे हम लोग गढ़वाल में बोलते हैं कि आम रास्ता, बहुत पुराना रास्ता हम लोगों का था वो। इस संबंध में जो बेंगवाड़ी विलेज का आप मैटर बता रहे हैं और 2021 की आपदा है, तो मैं सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा कि एसडीएमएफ में इसमें अगर कोई पैसे सैंक्शन किए गए हैं या एसडीआरएफ नॉन एसडीआरएफ के जो फंड्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, और अगर ये नहीं किया गया तो तत्काल इसके जो भी प्रस्ताव या आगणन बनाए जाने हैं वो बनाते हुए एसडीएमएफ में पैसा सैंक्शन करवाने का प्रयास किया जाएगा। सर रास्ते तो मुझे आने जाने में बच्चों की और मेरे माँ बाप भी बूढ़े हैं, पापा उनकी हार्ट पेशेंट है, वो उन्हें आने जाने में भी दिक्कत है, जैसे कहीं इधर उधर जाना हो, और बाकी अपने जानवर वानवर हमें ले जाने की भी दिक्कत। मेरी खुद की, मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे खुद की दिक्कत है। कभी अंधेरे में सामान ढोना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वहाँ रखने का तो है नहीं। ये मुझे प्रॉब्लम है रास्ते से। 2 साल क्या 2-2.5 साल हो गए इस रास्ते को। मैं सबसे बोला फिर रास्ते में किसी ने कोई कार्रवाई की नहीं। बरसात में तो हमारा आना जाना भी बंद हो जाएगा नीचे का, और तो छोड़ो हमारा मतलब जो खान पान का वो साधन है वो आना भी बंद हो जाएगा, इतना पानी आता है। स्वीडन की एक अदालत ने ईद के मौके पर एक शख्स को मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की परमिशन दे दी। इसके बाद इस शख्स ने स्वीडन की स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर कुरान की बेअदबी कर उसे जला दिया। इसके खिलाफ रामनगर में प्रदर्शन कर स्वीडन सरकार का पुतला दहन किया गया है। वहीं आपकी खिदमत के उपाध्यक्ष निजाम चौधरी का कहना है कि जिस शख्स ने ये बेहू रहमती की है उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ये किसी भी धर्म की किताब पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला यह है कि हमारे 1 तारीख को स्वीडन में जो हमारा कलाम पाक से व्यवहार करा गया गलत, उसके लिए है और ये जलाया गया, बेहरमती करी गई है। तो हम इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो भी वहाँ की सरकार है स्वीडन के, उस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम किसी भी धर्म स्थल की किताब के लिए अगर कोई भी हमारे वो करता है, हम उसके खिलाफ। खटीमा तहसील परिसर में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक वीर नारियों और आश्रितों ने पेंशन बढ़ोतरी OROP 2 में हुई पेंशन विसंगतियों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग केंद्र सरकार से की है। और पूर्व सैनिकों का कहना था कि हमारी मांगों पर सरकार ने फरवरी महीने से कोई विचार नहीं किया है, जिसके चलते पूरे देश में पूर्व सैनिक एवं वीर नारियां व सैनिक आश्रित परिवार एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसके बाद हम जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर धरना बैठने का, कि क्योंकि हमने इससे पहले राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और रक्षा राज्य मंत्री जी जो हमारे यहाँ से सांसद भी हैं और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी
हमारे संगठनों को जो बुला करके उसमें शामिल करें। संगतियां हुई है ORP 2 के अंदर, उनको दूर करने की कोशिश करें। नहीं तो फिर हम यहाँ पर आज तो हम भूख हड़ताल में बढ़ते हैं, फिर जेल भरो आंदोलन पूरे देश में चलेगा। जो हमारी भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन है, ORP 1 में भी विसंगतियां हुई हैं, ORP 2 में भी बहुत भारी विसंगतियां हुई हैं। इसमें लाखों भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारी और विधवाओं की एक पैसा नहीं बढ़ी है। हम चाहते हैं जैसे 5th CPC में हमारी टॉप ऑफ द पे स्केल से, हाईएस्ट पे स्केल से पेंशन सेट होती थी, उसी बेस में सभी भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन सेट होनी चाहिए, जिससे हमें 3 से 5 हजार तक का फायदा होगा। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जो पेंशन टेबल की विसंगतियों को दोबारा देखा जाए। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।